आपका वेलकम करता हूँ थैंक यू। अपने पेज बज़्म सफिया धन्यवाद। पर, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ आए। मैं आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे दरमियान एक बड़ी नामी गिरामी हिंदुस्तान की शख्सियत के जिसने आँख के इलाज के इलाके में इतना बड़ा काम किया कि शायद ही चंद ही डॉक्टरों को वो रुतबा नसीब हुआ जो डॉक्टर शोभित चावला साहब को नसीब हुआ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार, आपने हमको टाइम दिया। अब आप कुछ बताएं और हाजिर में जो ये कोविड-19 के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे जो लोग अब कोविड-19 के एरा में बहुत ज्यादा स्क्रीन का यूज हो रहा है। आजकल कोविड-19 के चलते लोग घरों पे ज्यादा कन्फाइंड हैं, घरों में से अपना काम कर रहे हैं, और बच्चे भी स्कूल की जगह और कॉलेजेस की जगह घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड्स इन सब से पे पढ़ रहे हैं, उनके क्लासेस इससे चल रहे हैं। तो आंख के ऊपर इसका सबसे मेजर इशू है डिजिटल आई स्ट्रेन। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा और इसकी क्या रेमेडी है और इसको आप कैसे अवॉइड करें। ये एक अनअवॉइडेबल चीज है क्योंकि हमें ये काम अपने करने ही है। तो ये एक टेम्परेरी कंडीशन है जो रिजल्ट करती है जब आई को आप कंप्यूटर स्क्रीन के डिस्प्ले पे यू कीप ऑन कंटिन्यूअसली फोकसिंग फॉर लॉन्ग इन अनइंटरप्टेड टाइम्स। Symptoms are blurred vision, neck pain, fatigue, eye strain, dry irritated eyes, difficulty in refocusing the eyes. ये होता क्यों है? Why does it occur? The main cause of occurrence is work. ये condition होती है temporary condition resulting from focusing the eyes on computer display for long periods. और इसकी वजह से fatigue होती है, neck pain, blurred vision, headaches, eye strain, dry irritated eyes, difficulty in focusing the eyes. मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है यहां तक कि सिंपल कंडीशन के लिए पेशेंट रियलाइज नहीं करता और जाके पहले सीटी स्कैन और एमआरआई करा लेता है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस सिंपल थिंग विदाउट ऑल दीज इन्वेस्टिगेशन। ये क्यों होता है? जब लॉन्ग आवर्स हम एक स्क्रीन पे फोकस करते हैं, व्हेन वी फोकस ऑन अ स्क्रीन फॉर लॉन्ग टाइम, देयर इज डिक्रीज इन द ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स इज वेरी नेसेसरी फॉर द आई। आंखों की हेल्थ के लिए और आंसू की फिल्म के हेल्थ के लिए ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बहुत जरूरी है। नॉर्मल ब्लिंक रेट 16 से 20 बार पर मिनट होता है, ये रिड्यूस हो जाता है 6 to 8 टाइम्स और इवन लेस। और इसकी वजह से दिस इज टेम्पररी कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम फोकसिंग द आईज ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले फॉर लॉन्ग अनइंटरप्टेड पीरियड्स ऑफ टाइम। द कॉमन सिम्टम्स इसके होते हैं हेडेक, ब्लर्ड विजन, नेक पेन, फैटीग, आई स्ट्रेन, ड्राई इरिटेटेड आईज, डिफिकल्टी इन रीफोकसिंग। इसका कारण होता है व्हाई डज इट अकर? लॉन्ग वर्क आवर्स ऑन फोकसिंग ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, decrease in the blinking reflex from 16 to 20 times. जो हमारी normal rate of blinking है gets reduced to 6 to 8 times because we are looking at the screen continuously and this leads to dry eyes. Okay. और additional factors इसके होते हैं improper screen position, too much glare, improper viewing distance, नॉट यूजिंग स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन इफ रिक्वायर्ड, और अगर लिड में कोई इंफेक्शन है। सो बिकॉज नियर फोकसिंग एफर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, देयर इज स्ट्रेन ऑन सर्टन मसल्स कॉल्ड सिलियरी मसल्स एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड फैटीग। देयर इज डिक्रीज एंड विद इंक्रीजिंग एज द सिम्टम्स आर मोर। हाउ टू प्रिवेंट दिस? Continuously blink the eyes, think and blink. 20-20 rule इसको हम लोग कहते हैं। After 20 seconds, close your eyes every half hour of computer use, और एक distant object को दूर में आंख को खोल के देखें for 20 seconds, फिर
5 to 10 मिनट्स रेस्ट लेके फिर कंप्यूटर पे काम करें. So there will be no strain. Place your monitor directly in front of you, ओके. not to one side. Should be 20 to 26 डॉक्टर साहब inches away. डॉक्टर साहब कितनी 20 to डॉक्टर साहब 26. कितनी देर के बाद हम लोगों को अपनी आंख जो है 20 सेकंड के लिए क्लोज करनी चाहिए? 1 घंटा कंटिन्यूअस यूज करने के बाद, या अगर आपको स्ट्रेन जल्दी होता है तो 15-20 मिनट यूज करने के बाद 20 सेकंड का रेस्ट लें, 20 सेकंड दूर देखें और पामिंग या कुछ करें और उसके बाद फिर से कंप्यूटर स्क्रीन को देखें. ये थ्रेशोल्ड. और हर 1 आवर पे 10 मिनट्स रेस्ट. मॉनिटर इज बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, नॉट टू हाई नॉट टू लो, 5 to 8 inches below the eye level. Reposition your chair and use proper ambient lighting. कमरे की lighting should be proper. If you still have symptoms, then it is better to use any lubricant eye drops. ये over the counter available होते हैं, do not require a prescription. These can be taken, anybody can use them. Anti-reflective coated glasses. Okay. Proper posture, adequate rest. And one thing I would also like to say, also do some neck and back exercises. So this is something very important. अगर इस पे कोई questions हो, I can answer them, because I also want to talk about certain other common diseases of the eye, which will be of benefit to all who are listening. डॉक्टर साहब, जैसे लोग किसी ने सवाल किया है कि जैसे लोग कुर्सी पर बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, तो छोटी जगहों पर ये वहां पर नहीं होता है कि कुर्सी चेयर की हाइट क्या हो सकती है, तो वो लोग किस तरीके से इस्तेमाल करें कंप्यूटर को, क्योंकि वो लोगों के पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है उनके कि वो किस तरह से बैठे, आगे झुके या पीछे झुके, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? किसी ने सवाल किया है. अगर कुर्सी पे बैठते हैं और अगर टेबल लो है तो सिंपल है कि कोई किताबें या कुछ लें और स्क्रीन को रेस कर दें, जिससे कि वो 5 से 8 इंच नीचे हो आपकी आई की लेवल से. अच्छा, जैसे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और वो जो है वो अपने गोद में ही लैपटॉप रख लेते हैं या अपने सीने पे लैपटॉप को रखते हैं, कहाँ तक गलत है या किस तरीके से? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बहुत पास हो जाता है आंख के, और उसमें नेक स्ट्रेन भी होगा और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के भी बहुत हाई इंसिडेंस हो जाता है. आजकल यंगस्टर्स को जो कॉल सेंटर्स इत्यादि में काम करते हैं, 26 उम्र की पे की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और बहुत बार इससे हेडेक्स भी बढ़ जाते हैं, और सेकंड प्रॉब्लम स्लीपलेसनेस और इंसोम्निया भी बढ़ जाता है. और एक और प्रॉब्लम होती है, ये लोग कभी कभी ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन भी कंप्लेन करते हैं. जब नेक को आप बहुत एबनॉर्मल पोजीशन में रखते हैं तो जो खून की धमनियां पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती हैं, वो कभी कभी टेम्पररी स्पैज्म में जा सकती हैं, जो विच इज लाइक ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक. उसमें ब्लड विजन होता है, तो इट हैज कैन नॉट बी टेकन लाइटली. प्रॉपर आई एंड नेक हेल्थ विद इन द डिजिटल एरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रिवेंशन इज वेरी इजी by simple physical measures. Lubricants can always be used because they are available over the counter, और जिसको भी हो रही है यूज कर. The same thing apply if you will read lubricant. All the lubricants which are available, they will help. Plus neck exercises, proper position of the computer, and back exercises. और जैसे हम लोग लेट के कभी कभी बुक्स पढ़ने लगते हैं, तो ये कहाँ तक, क्योंकि हर वक्त बैठ के पढ़ नहीं सकते, तो जैसे कोई रिसाला हुआ है, कोई मैगजीन हुई है, तो लेट के बुक पढ़ने में उतना हार्म नहीं होता है लॉन्ग रन में, क्योंकि आप उतनी देर नहीं करते. कंप्यूटर पे तो आप कभी कभी कोई प्रोग्राम देखने लगते हैं, यूट्यूब पे कोई चीज पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब के वीडियोस 15 देख डालते हैं. जो बहुत हाउसवाइफ्स हैं वो बैठ के सीरियल वॉच करती हैं. ये घर घर की कहानी है. एवरीबडी
फोन पे ही बैठ के लेट के सीरियल वॉच करती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वो गलत है। शॉर्ट ब्रेक, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ प्रॉब्लम परसिस्ट डिस्पाइट दीज मेजर्स। अगर इससे प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, डू नॉट रिक्वायर एनी, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, डू neck and back exercises and use lubricants and do a lot of blinking and you will be fine. तो अगर एक किसी ने पूछा है कि जो आपने 2020 रूल बताया है उसके अलावा भी क्या कोई एक्सरसाइज है आंखों की? 2020 जो आपने रूल बताया है सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है 20 मिनट के बाद आंख को 20 सेकंड के लिए रिलैक्स करना, दूर की चीज को देखना, और दूसरी आंख की कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने योगिक एक्सरसाइजेस आंख की बहुत एडवोकेटेड है, अगर आप करना चाहें लुकिंग एट द फ्लेम इत्यादि आप कर सकते हैं, या अगर आंख की कोई वीकनेस है तो कन्वर्जेंस एक्सरसाइज करी जाती है, बिकॉज आई हेल्थ इज डिपेंडेंट अपॉन योर गुड जनरल हेल्थ। आई के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने की जरूरत इन एब्सेंस ऑफ कोई डिजीज नहीं होती है। Now you can carry on your presentation, डॉक्टर साहब। हाँ, अब आई वॉन्ट टू टॉक, हम लोग सभी एज करेंगे, वी ऑल नो दिस, तो आई वॉन्टेड टू टॉक समथिंग अबाउट द एजिंग फिनोमेना। अगर हम एज रिलेटेड डिजीजेस देखें दुनिया में तो अल्जाइमर्स, देयर आर सर्टेन एज डिपेंडेंट डिजीजेस व्हिच कॉज लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। ये अलायंस ऑफ एजिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस और अल्जाइमर्स भी आती हैं, और बहुत अहमियत की 3 डिजीजेस आई की आती हैं जिसमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, डायबिटिक आई डिजीज और ग्लोकोमा। As you get older, you are at higher risk. There are a lot of changes in the eye with age, and the most important thing is that your ability to see near things goes down without glasses, and you require glasses for near vision. This happens at the age of about 40. Older people also face unique psychosocial challenges. These changes lead to various old age problems, and these cause loss of independence, which is a very major issue. Everybody wants to be independent, so it's a good idea once you are age 50 or older, whatever part of the world you are in, just go and have an eye checkup to avoid a lot of conditions, because there are changes occurring in all the 4 important parts of the eye with age: the lens of the eye, the fluid of the eye, the retina, and the most important area macula. Macula पर्दे का सेंटर का एरिया है जो आपकी फाइनर विजन, रीडिंग, राइटिंग, कलर एप्रिसिएशन, इस सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है। So various changes are occurring, and what is important, many diseases like blood pressure, kidney failure, autoimmune disorders, lot of disorders can be diagnosed by just looking at the eye, especially the retina of the eye, and some brain changes can also be diagnosed. So this I already told you about. So the most common thing is that visual field reduces with age. Your ability to see around you goes down. And more important is that the depth of the anterior part, आगे के हिस्से की जो पारदर्शी एरिया है उसके और बाकी part of the eye का decrease होती जाती है depth. So chances of glaucoma also, Samal Bai or glaucoma, increase with age, which can be a silent killer of vision. In the lens, there is decreased sensitivity to violet and blue end of the spectrum, or this driving should be given more thought in testing conditions. And what is important, these are the important conditions which occur: cataract, glaucoma, dry eye, age-related macular degeneration means inability to read and write, diabetic eye disease, and low vision. These are all preventable to a large extent.
Cataract, we all know, is a very easily treatable condition, and most cataracts have some link to exposure to sunlight and smoking and diabetes also, but can also occur because of age. So this is an example as if you are seeing through a cataract vision. So cataracts can always be treated by various surgeries, and that is not much of an issue today. And the surgeries are successful and give the patient good vision with an intraocular lens. So these are the treatment options. First we try glasses, then better lighting. If they are not good, finally we do the surgery and put in a lens in the eye, which is the appropriate. The worst condition is age-related macular degeneration, and this is of two types: dry type and wet type. ये आप लोगों को भी आजकल मालूम होता है. Wet type is treatable by dry type. में there are these cholesterol-like deposits in the retina which destroy the central vision and decrease it. And finally, in the late stage, they destroy it. But in the wet type, there is formation of new blood vessels in the retina, जिनसे hemorrhage हो सकता है, और ये आज की तारीख में preventable है by, इसमें अगर start होती है तो it is treatable by certain injections which are given in the eye. ये सब patients हैं which are successfully treated. इतना large hemorrhage है, but when the treatment is over, they are able to see. और बहुत बार इन पेशेंट्स में सर्जरी द्वारा भी हम लोग ब्लड को रिमूव कर देते हैं. देख रहे हैं आप, एक पेशेंट है जिसमें सर्जरी करके ब्लड को रिमूव जा रहा है इन अ सिमिलर डिजीज, जो कि बहुत सक्सेसफुल होती है. और इस पेशेंट की एक ही आंख थी, तो इसको चलने फिरने की एबिलिटी वापस आ गई. रीडिंग राइटिंग की नहीं आई क्योंकि सेंट्रल विजन इसके नहीं था, और ये इसका नेट रिजल्ट है. सारा ब्लड डिसअपियर हो गया. So these are the advancements which have taken place, which if you are aware of, you make others aware of, and you avail these facilities in life. So diabetic eye disease is another problem in our country because of the high number of diabetics. And in this also there are various kinds of deposit and hemorrhages in the eye. ये normal है, ये abnormal है. ये normal retina, ये diabetic की retina है. So the idea is to keep diabetes under control, and also when symptoms occur, and the best thing is that anybody who is a diabetic, he should have his eyes checked on a yearly basis. If and एक बार retinopathy detect हो जाए तो 6-6 महीने पे चेक कराना चाहिए. और इसके लिए आजकल major diagnostic और screening devices हैं. In fact, गवर्नमेंट की स्कीम्स इन द फ्यूचर आएंगी जहां रेलवे स्टेशंस और पेट्रोल पंप्स और एयरपोर्ट्स पे भी कैमरास इंस्टॉल हो जाएंगे. आप जाइए, अपनी रेटिना की वहां फोटोग्राफ लीजिए, और आपकी ऐप बता देगी कि आपको डॉक्टर को दिखाना है या नहीं दिखाना, रेटिना स्पेशलिस्ट को. ये फ्यूचर में, ये बहुत ही नियर फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूं, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और ये सब होने वाला है अगले किसी कंट्री में शुरू हुआ है. ये किसी इसमें बहुत on an experiment basis in 4-5 countries. Singapore is one of them. Google ने इसमें काफी काम किया, और इंडिया में इसमें मदुराई में जो आई हॉस्पिटल है अरविंद, वो काफी काम कर रहा है. तो ये ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तीनों चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है एक डायबिटिक को, क्योंकि इंडियन डायबिटिक्स के कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होते हैं. और अगर वो डायबिटिक होके स्मोकर है, स्मोकिंग उसके लिए एब्सोल्युटली नो है. उसको फौरन स्मोकिंग बंद करनी चाहिए. बल्कि नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग फॉर अ डायबिटिक. रेगुलर आई एग्जाम्स, फिजिकल चेकअप्स, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, दीज विल ऑल प्रिवेंट द डिजीज. ग्लोकोमा एक और डिजीज है. अगर इसका भी नॉर्मली हम लोग डिटेक्शन करते हैं स्क्रीनिंग से, जब 50 ईयर्स से ज्यादा हो, तो इंडियंस में बहुत हाई इंसिडेंस है ग्लोकोमा का, और उनको हमेशा एक चेकअप के लिए जाना चाहिए.
ये नॉर्मल विजन होता है, अर्ली ग्लोकोमा में फील्ड ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, लेट ग्लोकोमा में पेरिफेरल विजन निकल जाता है, मैकुलर डिजेनरेशन में सेंट्रल विजन जाता है, इन दिस पेरिफेरल विजन गोज. So treatment options are normally medicines. Medicines are quite successful, and in some people surgery. बाकी ये ब्लड प्रेशर के चेंजेस होते हैं आई में, इनको वेस्कुलर ऑक्लूजन्स कहते हैं, इनको भी ट्रीट करना बहुत जरूरी है और अर्ली रिकॉग्नाइज करना, और डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव्स के लिए बहुत जरूरी है. सो हाउ टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स? एक्सरसाइजिंग, losing weight or maintaining a healthy weight, eating a healthy diet low in saturated fats, not smoking, controlling diabetes, taking aspirins or other blood thinners after consulting with eye doctor. आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था किस तरह के फूड्स अच्छे होते हैं. तो रेटिना और आई की हेल्थ के लिए वो सारे खाने अच्छे हैं जिनमें अलग अलग तरह के रंग हैं, जैसे रंग बिरंगे वेजिटेबल्स, टमाटर, कैरेट और लेटस और पालक. मीट्स में फिश काफी सुपीरियर है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और लो डोजेज में किसी भी तरह का मीट थोड़ा सा खाने में कोई हार्म नहीं है, बट रेड मीट की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, व्हाइट मीट्स की ज्यादा होनी चाहिए, वो आंख की हेल्थ के लिए बेटर माना जाता है. और ये हम लोग सब जो ट्रीटमेंट्स करते हैं ड्राई आई का मैं आपको बता चुका हूं. अब आप जब चाहें, आई एम रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन यू वांट. डॉक्टर साहब, किसी ने अभी ये सवाल किया है कि आंख की रोशनी कमजोर होने की क्या निशानी है, और किस उम्र में? अयूम खान साहब है, उन्होंने पूछा आंख की रोशनी कमजोर होने के सिम्टम्स क्या हैं? उनकी एज क्या है? एज क्या होगी खान साहब की? ये एज अराउंड 35. हाँ जी, अराउंड 35 years. 35 years में नॉर्मली अगर पास की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें नियर विजन की प्रॉब्लम होती है. तो अगर नियर विजन की प्रॉब्लम हो, आपको नियर विजन करेक्शन यूज करना पड़ता है, और इसका कोई कारण नहीं होता. ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ आई है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है, इसको बीमारी नहीं समझा जा सकता. जो चीज चश्मे से करेक्ट हो जाती है उसको बीमारी नहीं माना जाता. जी डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और किया है कि ये मैं नीचे दिखा भी रहा हूँ, ये व्हाट अबाउट ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स, हार्मफुल और नॉट? They are not harmful at all if the principles of digital eye strain are followed, जो मैंने बताए. अगर ब्लिंकिंग करी जाए, रेस्ट दिया जाए, और हर क्लास के बाद नेक और बैक की स्ट्रेचिंग थोड़ी करी जाए, और उस क्लास के बीच में अगर बैठ के तरह तरह के वीडियोस देखेंगे तो हार्मफुल है. बीच में जो गैप मिलता है उसमें आई को रेस्ट देना चाहिए, ब्लिंकिंग करनी चाहिए, और अगर जरूरत हो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप दिन में 2-3 बार डाल लें, कोई सी भी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जो आम ओवर द काउंटर मिलती है. जी फैज बेग साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि वो लोग जो डस्ट में के आसपास काम करते हैं उनकी आंखों की रोशनी को कितना हार्म करती है वो डस्ट, और क्या करें अगर उन लोगों का रोज का काम है ये? तो डस्ट आंख को नहीं हार्म करती, आंख की सरफेस को हार्म करती है, रोशनी को नहीं हार्म करेगी. उसके लिए बेस्ट है सिंपल वॉशिंग, और अगर और प्रोटेक्शन यूज करना. अगर उनकी वेल्डिंग टाइप, और अगर वो खराद मशीन पे काम करते हैं और उसमें से डस्ट निकल रही है या वुड से डस्ट निकल रही है, तो उनको एक प्लेन ग्लासेस, अगर उनका कोई नंबर नहीं है तब भी प्लेन ग्लासेस पहनने चाहिए कि डस्ट पार्टिकल्स और ये जो पार्टिकल्स हैं आंख की सरफेस के कांटेक्ट में ना आए. और सिंपल वॉशिंग, दैट इज गुड इनफ. उसको मलना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, वक्तन फवक्तन हाथ धोते रहे अपनी. बिल्कुल जी. शाजिल चौधरी, तुमने जो क्वेश्चन शाजिल चौधरी ने क्वेश्चन पूछा है, एज नाउ वी हैव ऑन द ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज ऑफ दैट
we have to sit before the screen for at least 2 hours straight. So what we can do for our eyes? इसका जस्ट गिव जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया है कि उन्होंने हाँ बताया है हाँ कि वही वो एक बड़ा 2020 रूल जो बताया है उन्होंने, और कहा है कि तकरीबन 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद फिर तकरीबन कुछ 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और थोड़ी देर को नहीं ब्लिंक करो हाँ और एंड 20 मिनट्स और रेस्ट 20 मिनट्स रेस्ट आफ्टर दिस 2 आवर्स के बाद अच्छा 20 2 घंटे हाँ 2 घंटे के बाद एटलीस्ट 20 मिनट का रेस्ट करें। बिफोर लुकिंग एट एनी स्क्रीन और जी डिस्टेंट जी ऑब्जेक्ट को जरूर देखें, पास की ओके चीज नहीं, अगर स्क्रीन से किताब पे नहीं शिफ्ट करें बल्कि दूर देखें, सामने जाके कोई पेड़ देखें, कुछ भी देखें, बट अवे आंख आंख और मसल्स और सिलरी मसल्स को रिलैक्स और रेस्ट करें, वो बहुत आवश्यक है। जी। एक एक डॉक्टर साहब, एक बच्चा है, उसने उसका नाम है बिलाल, उसने सवाल पूछा कि जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं उसमें एक बात दिखी जा रही है कि उनकी आंखें पहले ही लाल हो जाती हैं, और पिछले दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की रिसर्च के मुताबिक आंख कोरोना वायरस के घुसने का सबसे बड़ा स्रोत बन गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आंख कोरोना वायरस घुसने का एक स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत नहीं है। और आंख को अगर वॉश किया जाता है तो उसका वायरल लोड कम हो जाता है। और आप को अगर प्रोटेक्ट करना है, अगर आप कोरोना वायरस के पेशेंट के कांटेक्ट में, तो आपको ग्लव्स पहनने चाहिए स्पेशल टाइप के, बट ये आम आदमी के लिए नहीं है, हेल्थ वर्कर्स के लिए। ज्यादा इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, आंख का इन्फेक्शन सबसे कम होता है। इट इज जस्ट वन ऑफ द वेज। ये रिस्क ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को है, आम आदमी को आंख से इन्फेक्शन होने की रिस्क उतनी नहीं है। आंख में लाली जरूर होती है, कोई कोई पेशेंट्स को कोविड के कंजंक्टिवाइटिस होती है, जिसको जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फेक्टिव और एलर्जिक वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, जैसे कि एक फ्लू और इन्फ्लुएंजा में भी होती है, तो उसके लिए ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट डिजीज। वो आंख में डॉक्टर साहब एक हाँ जी 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 कैरी ऑन डॉक्टर साहब। आंख में कोई परमानेंट हार्म नहीं करेगी, वो एक कंजंक्टिवाइटिस की तरह आंखें चली जाएगी। ओके ओके ओके। अच्छा, एक साहब है, उन्होंने सवाल किया कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ बताएं। कलर ब्लाइंडनेस नॉर्मली हेरिडिटरी डिसऑर्डर तो है। लोगों को हाँ, जिनको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, जो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म होता है कलर ब्लाइंडनेस का, रेड ग्रीन, उसके लिए कोई इलाज नहीं बना है। उनको मेंटली ट्रेन होना है कि पहली लाइट जब ब्लिंक कर रही है वो रेड है और ऑरेंज है और ग्रीन है अगर वो ट्रैफिक लाइट पे। और सर्टेन जॉब्स हैं लाइक रेलवेज, शिपिंग इंडस्ट्री, जिनमें उनको एंट्री नहीं मिल सकती, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज एक कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ा कोई हैंडीकैप नहीं है किसी के लिए। इट इज जस्ट अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर विच इज ट्रांसमिटेड। तो उसके लिए आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अपने को बस जान सकते हैं आप कि ये रंग ये है, तो आप उसको अपने जहन में रख लें कि ये रंग ब्लिंक कर रही है बस, और उसको उससे पहचानें। कोई इलाज नहीं है? नहीं, कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं, अभी तक कोई इलाज नहीं। ओके ओके। एक मोहम्मद बिलाल है, उन्होंने सवाल किया है कि इज इंक्रीज्ड आई डिजीज आर एंड ब्लाइंडनेस रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन होल प्रॉब्लम? क्या ये ओजोन होल प्रॉब्लम और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से आंखों की डिजीज हो रही है? जब यूवी रेडिएशन बढ़ता है एटमॉस्फेयर में तो कैटरैक्ट और कुछ सरफेस बीमारियों का इंसिडेंस बढ़ता है, जैसे आंख की कंजंक्टिवा, जो आंख की बाहर की परत होती है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं और कैटरैक्ट का इंसिडेंस बढ़ता है। और अभी रेटिना में कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अभी की नॉलेज में सिर्फ इंसिडेंस ऑफ कैटरैक्ट और शैजिल चौधरी एक सवाल कर रही हैं कि व्हाट आर द रीजन फॉर रेगुलर ईचिंग
redness and swelling in our eyes, and The what we can most do to prevent it. There are two common causes. One is screen use. अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है और स्क्रीन यूज ज्यादा है तो इनको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप यूज करनी चाहिए दिन में 3-4 बार। और अगर ये बिना स्क्रीन यूज करे हो रहा है तो एलर्जिक है, उसके लिए एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप और लुब्रिकेंट आई ड्रॉप दोनों यूज करनी चाहिए। अगर सिर्फ स्क्रीन की वजह से है तो सिर्फ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, और अगर इनको सीजनल एलर्जी होती है जैसे होली के पहले या चेंज ऑफ सीजन विंटर के पहले अगर ये बार बार होता है तो इट इज रिलेटेड टू पोलेंस एंड अदर थिंग्स और एलर्जिक है। और अगर खासकर इसके साथ स्नीजिंग भी है और अगर वो जना एजमेटिक भी है तो ये इंडिकेट करता है ये एलर्जिक है, तो उसमें लुब्रिकेंट और एंटी एलर्जिक दोनों यूज होता है। अगर कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से है या कोई भी डिजिटल स्क्रीन या ओवर वॉचिंग टीवी तो सिर्फ लुब्रिकेंट यूज होता है। ओके, एक हारिस साहब पूछ रहे हैं पाकिस्तान से, कराची से सवाल। जी जी, उन्होंने पूछा है कि भाई मेरी राइट आई का रेटिना डैमेज हो गया था, पिक भी कर रहा हूं बट मैं पिक आपको नहीं दिखा सका क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप किया है। एंड नजर पूरा, अब उनको नजर पूरी तरीके से सही आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बट कभी कभी देखने में प्रॉब्लम होती है और कभी कभी लगता है कि कुछ आंख पे आ गया। और लेफ्ट आई विजन बिल्कुल ठीक है, राइट आई विजन में सब प्रॉब्लम है। तो अब उनको क्या करना चाहिए आगे तो मजीद मसला ना हो उसके लिए? कराची में बहुत ही लायक उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया था। हाँ, तो उन्हीं फॉलो अप करें, उसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। रेटिनल डिजीजेस में थोड़ा लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है जो 6 महीने से साल भर ले सकता है बेस्ट पॉसिबल इंप्रूव होने में, और कंप्लीट रिकवरी से 19-20 हमेशा रहती है। जी 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 जी। एक बच्चा है, उसने सवाल किया है कंजक्टिवाइटिस के बारे में कि प्लीज इसके बारे में बताएं। क्या ये जो काला मोतिया होता है इसका कोई इलाज मुमकिन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है? काला मोतिया तो एक ग्लोकोमा का नाम है, कंजक्टिवाइटिस से उसका कोई मतलब नहीं। मैंने जो ग्लोकोमा बताया उसी का दूसरा नाम मोतिया। अच्छा, उसमें दोनों काला मोतिया आम मिला के हाँ, जो गांव में काला मोतिया कहते हैं ग्लोकोमा समलवाई को, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई। उसका इलाज है डिटेक्शन बाय स्क्रीनिंग, एंड इससे पहले विजन को अफेक्ट करे दवाइयों से उसको कंट्रोल कर लेना। जी 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 जी। एक किसी ने सवाल किया है कि एक बच्चा है, वो अभी तकरीबन 4-5 महीने का है और उसके पैदाइशी आंखों से आंसू आते हैं। इन बच्चों में नॉर्मली आंसू की नली का नॉन कैनलाइजेशन होता है। एक आंसू की नली होती है जो आंख के इनर साइड से, पलक के इनर साइड से नाक को कनेक्ट करती है। तो ये बहुत ही मामूली चीज है और 1000 न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में करीबन 20, 25, 30 में ये प्रॉब्लम होती है। ये नॉर्मली मसाज करने से ठीक हो जाती है उस एरिया को। अगर मसाज से नहीं ठीक होती तो इस रास्ते को एक पतली सी सुई द्वारा माइक्रोस्कोप के नीचे खोल दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही सिंपल और अच्छा ट्रीटमेंट है और इसमें कोई रिस्क नहीं होता। अगर एक स्पेशलिस्ट जो बच्चों का आज का ट्रीटमेंट करता है, जिसको पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं, वो अगर कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ओके, मोहम्मद मुजफ्फर सिद्दीकी साहब ने फोन की एक मैसेज दिया है, सर आई वांट टू नो हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट, कलर ब्लाइंडनेस आपने बता दिया, एंड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस नॉर्मली हीमोफीलिया तो ब्लड की बीमारी ऑफ द आई। हीमोफीलिया बीमारी है, इट्स अ हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर, इट इज नथिंग डू विद द आई। नाइट ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताऊं, नाइट ब्लाइंडनेस का कॉमनेस्ट कॉज होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हमारी कंट्री में, और उसका नॉर्मली इलाज एक ही होता है, फॉलो अप, और उसमें धीरे धीरे विजन होता है, पर उसका प्रकोप फीमेल पेशेंट्स में ज्यादा होता है। मेल पेशेंट में अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है तो उसका प्रकोप नॉर्मली कम होता है,
बट वो किसी भी तरफ जा सकता है। जी, तो इसलिए उसका ओके, वो एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है और धीरे प्रोग्रेसिव है, तो उसमें जरूरी है बस बीमारी को समझना। उसके लिए विटामिन ए और ई कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं जिससे कि जो विजन बचा है वो बरकरार रहे। उसका इस समय यही इलाज है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ओके। आमिर किरमानी साहब सवाल कर रहे हैं कि आंखों की सफाई के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर कौन सा ड्रॉप डालना चाहिए जो नॉर्मली अवेलेबल हो। सिंपल वॉशिंग ऑफ द आई, सिंपल हाइजीन, और अगर आप डायबिटिक हैं तो रुई को उबाल करके निचोड़ के हफ्ते में 2-4 दिन आंख को बंद करके पलक की हल्की हल्की गर्म रुई से सफाई कर लें। और अगर आपको कोई भी आई ड्रॉप डालनी है, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, मार्केट में लुब्रिकेंट आई ड्रॉप टीयर सप्लीमेंट्स के नाम से आती हैं, कोई सी भी डाल सकते हैं, दिन में 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप। अगर कंप्यूटर यूज ज्यादा है तो उसको 2-3 बार भी डाल सकते हैं रोज। ओके। आफ्ताब आलम साहब हैं, उन्होंने उनका क्वेश्चन है, आ रहा है स्क्रीन पर। इफ वी आर अनेबल टू टेक अ ब्रेक आफ्टर 2 hours ड्यूरिंग वर्किंग फ्रॉम होम, सो इज देयर एनी अदर वे टू टेक Well, प्रिकॉशन फॉर दैट? they can continue talking on the screen, मतलब but they have to close their eyes. It is important. If they will not take break after 2 hours, symptoms will keep on becoming more. actually They can work for 10 this hours. person is a software engineer. He has to take a तो break क्या after ये 2 hours के बाद इनको ब्रेक लेना जरूरी है। और अगर ये 10 घंटे भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटे के बाद ब्रेक लें। और अगर पूरे दिन काम कर रहे हैं तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का जरूर प्रयोग करें और बैक और नेक की एक्सरसाइज जरूर करें, नहीं तो यंग एज में नेक और बैक की प्रॉब्लम शुरू हो। जी, डॉक्टर साहब, भैया आपको सलाम कह रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि बार बार आंख लाल हो जाती है, क्या करें? अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो लुब्रिकेंट यूज करें। अगर बहुत ज्यादा लाली होती है तो उसका कारण देखना चाहिए। अगर कोई कारण निकलता है तो उसकी दवाई देनी चाहिए। सिंपल। उनका बीपी हाई हो जाता है, उनका बीपी अक्सर हाई रहता है। हाँ, तो बीपी हाई रहता है उनको, तो बीपी को कंट्रोल करना पड़ेगा। बीपी जब बढ़ा होगा तो आंख में फ्लशिंग और रेडनेस हो सकती। ओके। पर सिर्फ रेडनेस होना हार्मफुल नहीं है, हल्की सी रेडनेस से कोई हानि नहीं है आंख में, पर बीपी कंट्रोल जरूर होना। ओके जी। किसी ने पूछा है कि कॉन्टेक्ट लेंस लगाना कहां तक मुफीद है? अगर हम कंपेयर करें कॉन्टेक्ट लेंस और चश्मे के दरमियान, ग्लासेस के दरमियान, अगर आपका नंबर ऐसा है कि आप चश्मा नहीं लगाना चाहते, अगर आपको चश्मा लगाने में कोई इश्यूज हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस आजकल जो आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। उसमें जो ज्यादा ऑक्सीजन परमिएबिलिटी वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनको यूज करने में कोई भी हानि नहीं है। उनको यूज करने में आप आराम से यूज कर सकते हैं। और अब मंथली डिस्पोजेबल लेंसेज भी आते हैं, डेली डिस्पोजेबल और वीकली डिस्पोजेबल भी आते हैं, पर मंथली डिस्पोजेबल गुड इनफ है, इकोनॉमिकल हैं और उनको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने में जब उस पर आपकी आंख के प्रोटीन डिपॉजिट्स हो जाते हैं और वो खराब हो जाता है, उसको आप फेंक दें और उसी डब्बे में से दूसरा निकाल के यूज। ओके डॉक्टर साहब, आप कुछ बातें उससे रिलेटेड करेंगे, जैसे कि दौरे हाजिर में अक्सर लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं या उनको लेंस लगाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ वो लोग बहुत ज्यादा साउंड नहीं होते या उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए कि उनके कम खर्च में बालानशी, कम खर्च में अच्छा इलाज हो जाए? तो उसके कहाँ पर ऐसा मुमकिन है और लोग किस तरीके से कहाँ जा सकते हैं, इसके बारे में जरा कुछ आप रोशनी डालें। आजकल सब आई हॉस्पिटल्स में एक चैरिटेबल विंग भी होता है जिसमें वो पेशेंट्स आ सकते हैं। इंडियन लेंसेज जो आज की तारीख में बड़ौदा में बनते हैं और जगह बनते हैं, उनका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेंसेज वाला है और उनमें प्लस बहुत सारी हर साल करीबन हर हॉस्पिटल में 300-400 सर्जरी ऐसी होती हैं
जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक रोटरी इंटरनेशनल और लायंस क्लब फंड करते हैं। तो इसलिए आज की तारीख में लेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो बहुत हाई क्वालिटी फॉरेन लेंस ना अफोर्ड कर पाए वो इंडियन लेंस लगवा सकता है, उसमें भी कैटरैक्ट में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर इक्वली गुड और सारा पर्पस वो सॉल्व करते हैं। उनमें खर्च भी ज्यादा नहीं आता और अगर डॉक्टर चैरिटी। हाँ जी। किसी ने ये जो डॉक्टर्स जैसे हमारे यहाँ चैरिटी के लोग आते हैं और वो बसेस ले जाते हैं, उसमें लोगों को ले जाते हैं, जिसमें बहुत से लोगों की आंख ठीक होती है, बहुत से लोगों की नींद ठीक होती है, तो ये नहीं, कहाँ तक वो मुनासिब है गलत। और उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन है कि दिन में एक सर्जन को 20 या 22 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं करने चाहिए और जो भी उस वहां की कैपेसिटी है। और ये चैरिटी केसेस भी बेसिक एक्सपेंसेस कवर करके होने चाहिए। बहुत सी फाउंडेशंस आजकल उनके लिए पैसे भी देती है जो बेसिक कॉस्ट को कवर करते हैं और इन ऑपरेशनों को उसी हाइजीन और चीजों के साथ, डिस्पोजेबल्स के साथ करा जाता है जो कि एक पेड पेशेंट के करा जाता है। तो इसलिए अगर वन हैज टू रिकॉग्नाइज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अक्रेडिटेड है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वहां पता लगा के करवाएं अगर अपना चैरिटेबल ऑपरेशन भी करवाएं। जी, एक इंदिरा माही जी हैं, उन्होंने सवाल वही पूछा है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, आई एम यूजिंग फोन बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस थी और 4 आवर्स मैक्सिमम डॉक्टर, सो व्हाट वी कैन डू फॉर माय, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 2020 अगर हो सके तो फोन की जगह थोड़ी बड़ी स्क्रीन यूज करें, लैपटॉप या आईपैड या किसी तरह का टैबलेट, और वही जो मैंने प्रिकॉशंस बताए, रेस्ट एंड अदर थिंग्स जो पहले मैंने बताया, डिजिटलाइजेशन। ओके ओके ओके। तो अब कोई सवालात तो बहुत है लेकिन वही रिपीटिशन हो रहा है सवालों का तमाम। वो तो मैं आंसर कर चुका हूं आप कुछ अपनी तरफ से आपको जी अपनी तरफ से देना चाहें अगर कि दौरे हाजिर में जो कोरोना चल रहा है इसमें क्या करना चाहिए, कैसे? तो मैं नट शेल में 4 बातें बताना चाहूंगा। एक तो जो मैंने डिजिटल या कंप्यूटराइज ट्रेन के बारे में बताया है को बहुत सीरियसली लें और फॉलो करें। वो सिर्फ आई की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट नेक और बैक की हेल्थ के लिए भी और हेडेक्स प्रिवेंट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, जी, जितने विद इंक्रीजिंग एज जितने डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए एक बार 45 की एज क्रॉस कर जाए तो एक बार स्क्रीनिंग जरूर कराएं अपनी आई की। एक दिन 1 घंटे का टाइम निकाल के साल में एक बार जाके स्क्रीन करा लें, और अगर कुछ नहीं निकलता तो 2 साल तक ना कराएं, फिर 2 साल बाद कराएं। तीसरी बात, अगर घर में बच्चे हैं और उनका हम देखते हैं कि किसी स्कूल गोइंग एज के पहले के या अर्ली स्कूल गोइंग एज, अगर उनकी विजन में कमी लग रही है तो उसको लाइटली ना लें, उनको फौरन आई चेकअप के लिए ले जाएं, जिससे कि अगर उनका सिंपल चश्मे का एरर है उसको करेक्ट कर दिया जाए और उनकी आई का डेवलपमेंट प्रॉपर हो और उनको स्क्विंट इत्यादि ना डेवलप हो आंख में, बेंगापन, स्क्विंट। ओके। 5th पॉइंट, अगर पेशेंट को किसी तरह की बॉडी में डिजीज है लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई और डिजीज, तो आंख का चेकअप अनिवार्य है उस पेशेंट के लिए। उसको बिल्कुल लाइटली ना लें। बहुत बार इन डिजीजेस के चक्कर में आंख निग्लेक्ट हो जाती है और वो इस स्टेज तक पहुंच जाती है कि फिर उसमें पूरा विजन नहीं ला जा सकता। एक क्वेश्चन आया है कोई फजीलत साहब से कि आई ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है। अगर पावर -2 से -8 तक है तो लेसिक द्वारा सक्सेसफुल है। अगर उससे ज्यादा पावर है तो उसमें इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस लगता है। अगर प्लस साइड पे है तो उसमें +4.5 तक लेसिक सक्सेसफुल है। तो ये बेसिक एरियाज हैं जिसमें ये लेंस आई रिमूव आई ग्लासेस ऑपरेशन सक्सेसफुल है।
जिसको लेसिक कहते हैं या इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस, यही, और एक नई विधि आई है स्माइल, पर लेसिक हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड आईसीएल, ये दोनों एक्सेप्टेड एंटिटीज और काफी सक्सेसफुल है। बट के पहले कि अगर ये आपकी आंख के लिए सूटेबल है, एक फुल आई चेकअप किया जाता है और तभी इसको किया जाता है कि अगर ये आपकी आंख पे सक्सेसफुल है, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल आई पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक नॉर्मल आई जिसमें कोई डिजीज नहीं है, सिर्फ चश्मे हैं, तो इसलिए एवरीथिंग हैज टू बी, देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर, इट हैज टू बी 100% ऑपरेशन एंड 100% रिजल्ट। ओके ओके, तकरीबन हम लोगों का डॉक्टर साहब टाइम पूरा होने वाला है, तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका कि बहुत बहुत आपने शुक्रिया टाइम निकाला और तशरीफ आए। और एक चीज और मैं चलते वक्त एक बताना चाहता हूँ, आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो सेशन हम लोगों ने शुरू किया है, अब अगले सेशन में हमारे साथ बच्चों की तालीम से मुताल्लिक एक सेशन करेंगे कि जिसमें हमारे साथ वीके सिंह साहब रहेंगे। अच्छा, वेरी नाइस। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते 7:30 बजे हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, इतना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाला। और आप तमामी हज़रात का भी बहुत शुक्रिया कि आपने जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? आई होप जो मैंने बोला कुछ यूजफुल हो, और आपके प्यार और मोहब्बत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये कि हमारे बहुत अजीज डॉक्टर साहब डॉक्टर शोभी चावला साहब, अब इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम लोग की मुलाकात होगी कि जिसमें एक बड़ी ही नामवर शख्सियत, रिटायर्ड डीजी रहे वो डॉक्टर वीके सिंह साहब वो तशरीफ ला रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों के कैरियर के किस तरीके से उनको उनकी कुछ टिप्स देंगे कि जो लोग आईएएस या आईपीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईपीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, या जो लोग कोच करें लॉकडाउन में परेशान हैं, तो वो किस तरीके से कोचिंग करें। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर से हम लोग 7:30 बजे मिलेंगे। जो भी इसमें कमियां रह गई हों या जो भी आपके रिव्यूज़ हों वो ज़रूर दें और दुआ फरमाएं कि ये कारोबार नहीं करता रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।